कई साल पहले तिरुनगर एक नगर में था पटेल, जिसके पास था एक साड़ी की दुकान। पटेल के पूर्वजों से ये कारोबार चलते आ रहा था और उसके पिताजी इस व्यापार का अत्यंत आदर करते थे। पटेल के बड़े होने के बाद उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी पटेल को सौंप दी। पटेल अपने पिता की बातों को अक्सर अनसुना करके केवल दुकान जाकर खाली बैठता था, बिना कुछ काम किए। एक दिन दुकान जाते समय रास्ते में पटेल ने अपने दोस्त पलंग को बुलेट की बाइक पर देखा। उस समय से पटेल भी बुलेट के सपने देखने लगा। वाह, काश मेरे पास भी बुलेट होती, मैं भी लाऊंगा और गली गली घूमूंगा। पर तभी पटेल को ये एहसास हुआ कि बुलेट खरीदने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे। निराश होकर वह दुकान पर बैठा रहा जब अचानक से उसको एक विचार आया। उसने अपनी दुकान के 3 कर्मी को बुलाया। अरे जरा बताओ, हमारे पास पूरे कितने साड़ियाँ हैं? साहब जी, हमारे पास शायद लगभग 50 साड़ियाँ होंगी। बस 50? मुझे कम से कम 150 साड़ियाँ बेचनी है। अब और 100 साड़ियाँ कहाँ से लाऊं? साहब जी, मेरा दोस्त एक थोक व्यापारी है। उसके पास एक साड़ी तकरीबन 100 से 250 रुपये के बीच में मिल जाएगी। माल हमारे जितना अच्छा नहीं है, पर सस्ता तो है। अच्छा, एक काम करो, उसके पास जाओ और एक साड़ी 100 रुपये के दाम पर 100 साड़ियों को ले आओ। किसी को इस बारे में नहीं बताना, ठीक है? तो हमें फिर 10,000 रुपये की जरूरत है। आप पैसे दे दो तो हम माल ले आएंगे साहब। पटेल के पास 10,000 रुपये भी नहीं थे, तो वह अपने 50 साड़ियों को 1,000 के दाम में बेचने लगा। 15 दिन के अंदर उसने सारे साड़ियां बेच डाली और उन पैसों में से 10,000 निकालकर 100 और साड़ियां खरीद ले आया। पटेल ने अपनी दुकान को ऐसे सजाया जिससे लोग आकर्षित होकर उसके दुकान पर आने लगे। एक साड़ी 1,000 रुपये के दाम पर खरीदने लगे। 1,50,000 कमाने के बाद पटेल ने अपनी मनपसंद बुलेट खरीद ली। एक दिन पलंग और उसकी पत्नी मनीषा बाहर जा रहे थे। रास्ते में मनीषा ने एक आदमी को साइकिल पर साड़ियां ले जाते हुए देखा। साड़ी वाले को रोककर पूछा, भैया कितने में बेच रहे हो? 100 रुपये में एक साड़ी मैडम। अच्छा, जरा मुझे दिखाओ। साड़ियों को देखने के बाद दोनों पलंग और मनीषा हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सुनिए जी, पिछली बार मैंने ऐसी ही साड़ी पटेल की दुकान से 1,000 रुपये में खरीदा था। हाँ, सही बोला तुमने, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कहकर पलंग और मनीषा ने साड़ी वाले को बाजार में लाया और सब लोगों को जमा किया। सुनिए सब लोग, मैंने ये साड़ी पटेल की दुकान पर 1,000 रुपये में खरीदा था और ये लड़का वही साड़ी 100 रुपये में बेच रहा है। ये तो धोखा हुआ। मेरे साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी हो, इसीलिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ जमा किया है। ऐसा कहते हुए सारी भीड़ पटेल की दुकान की ओर चल पड़े। पटेल ने अपनी नई बुलेट के लिए पूजा करवाया और अपनी दुकान की ओर आया। दुकान के बाहर इतनी भीड़ जमा देखकर हैरान परेशान हो गया। 1,000 में एक साड़ी बेच रहे हो और ये एक पोछे के लायक भी नहीं है। तुमने 100 रुपयों की साड़ी को खरीदा और हम सबको 1,000 में बेच रहे हो। क्या ये ठीक है पटेल? सारी भीड़ पटेल के ऊपर टूट पड़ी और धमकी देने लगी कि अगर वो उनके पैसे वापस नहीं करेगा तो उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा।
जब पटेल के पिताजी को ये खबर पहुंची तो वह तुरंत दुकान पर आ गए। सुनिए भाइयों और बहनों, सुनिए, कृपया आप सब लोग क्षमा कर दे। आप सबको हमारी दुकान के बारे में कई सालों से पता है ना। जो मेरे बेटे ने किया वो बहुत गलत है। मैं आप सबको पैसे वापस लौटा दूंगा, क्षमा करें। ऐसा कहते हुए पटेल के पिता ने सबको एक एक करके पैसे लौटा दिए। सबसे छोटे बेटे हो, इसीलिए इतना लाड़ और प्यार से पाला है तुमको। तुम पर दुकान की जिम्मेदारी सौंपा ताकि तुम भी अपने भाइयों की तरह सफल बन जाओ, पर उल्टा तुमने मुझे ही शर्मिंदा किया। अगर मेरी एक भी बात मानते तो आज ये नौबत नहीं आती। उस दिन पटेल ने अपना सबक सीख लिया और ऐसी गलती दोबारा जिंदगी में नहीं दोहराया। अंकसपुर नामक एक गांव में था एक आदमी चंपकलाल सेठ, जो सोने का कारोबार चलाता था। गांव में हर कोई चंपकलाल के पास अपना सोना गिरवी रखकर पैसे लिया करते थे। एक दिन लीला नामक एक लड़की, जो एक जाने माने घराने से थी, सेठ जी के पास आई। चंपकलाल जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पता नहीं इतने अमीर घराने की लड़की मेरे पास क्यों आई? कुछ महत्वपूर्ण बात होगी, ध्यान से सुनना पड़ेगा। बोलिए मेम साहब, क्या बात है? सेठ जी, इस बारे में आपको भी पता है, जब मेरे पिताजी जीवित थे, आपको पता है ना, हमारी जिंदगी कितनी अच्छी थी, पर अभी हमारी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, बोलिए। अगर हमें पहले जैसा रहना है तो हमें एक गुप्त खजाने के संदूक ढूंढना पड़ेगा, जो मेरे पिताजी के पास था। इतने सालों तक उन्होंने उसको छुपा के रखा था और अब हमें उस संदूक का पता लगाना पड़ेगा। पिताजी के अलावा और किसी को इसके बारे में नहीं पता। मैंने अपने सब नौकरों को सारे गांव में ढूंढने को बोला है। संदूक मिलने के बाद मैं आपके पास आऊंगी और आपको सब बेच दूंगी। आप उस खजाने का मूल्य देखें और मुझे उसके बराबर पैसे दे दें। वाह रे वाह, गुप्त खजाना, मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं मेम साहब, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आपका काम खत्म होने के बाद मेरे पास आ जाना। लीला फिर वहां से चली गई। घर जाने के बाद उसने अपने सारे नौकरों को बुलाया। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने चंपकलाल सेठ से बात कर ली है। उसको मेरी बातों पर विश्वास भी हो गया। उसको कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप में बात की। अब बाकी का काम तुम लोग संभालो। कमरे से सारे मटके ले आओ, नकली सोना लाओ और काम पे लग जाओ। मेम साहब, इन सब चीजों पे नकली सोने का लेप तो लगाना मुश्किल नहीं है, पर पकड़े जाने का अवसर है। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। सारा नकली सोना नीचे भर के ऊपर ऊपर से कुछ असली सोना भी डाल के दे दूंगी। अब अगर कुछ चाहिए तो थोड़ा सा निवेश भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है मेम साहब, आप जैसा कहे हम वैसा ही करेंगे। और बस इतना ही नहीं, सारी चीजें असली सोने की तरह चमकनी चाहिए। सबने लीला की बात मानी और काम पे लग गए। लीला अपनी योजना के अनुसार काम करवा रही थी और इसी दौरान चंपकलाल ने ये खुशखबरी अपनी पत्नी को बोला कि जल्द उसको ढेर सारा खजाना मिलने वाला है। 3 दिन के बाद लीला खजाना लेकर चंपकलाल के पास गई। चंपकलाल जी, हमारे घर में एक कुआं है। मेरे पिताजी ने सारा खजाना वहीं पे रखा था। ये देखिए। लीला ने ढांपे हुए कपड़े को हटाया और चंपकलाल को सारा खजाना दिखाया।
चंपकलाल भी इतना खजाना देखकर खुश हो गया। सेठ साहब, आप इतना चौंक क्यों गए? क्या ये सोच रहे हो कि ये असली है या नहीं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेम साहब। आइए आइए, अंदर बैठिए। सेवकों, संदूक को अंदर रख दो। चंपकलाल इतना चौंक गया था कि उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। ये तो बहुत सारा सोना है मेम साहब, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। जी, तो आप मुझे जांच के कब बताओगे इस सोने का मूल्य? अरे मेम साहब, इसको जांचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस आप इस सारे सोने को मुझे बेच दे और पैसे ले जाए। ये कैसे संभव है? आपको सोने की जांच तो करनी चाहिए। मुझे बाद में कोई परेशानी नहीं चाहिए। आप अभी मेरे सामने ही इसको जांचो। जी, आपको कहीं और जाने की क्या जरूरत, मैं अभी देखता हूँ। इधर लाइए। लीला ने सेठ को कुछ चीजें दिखाई, जैसे कि एक छोटा सा मटका, एक भगवान की मूर्ति और असली सोने का हार। ये काफी है जांचने के लिए, या और दिखाऊं? अरे नहीं मेम साहब, इतना ठीक है। और मैं आप पे भरोसा नहीं करूँगा तो और किस पे करूँगा, है ना? चंपकलाल ने बाकी के खजाने को जांचा नहीं और लीला को पैसे दे दिए। लीला ने तुरंत पैसे लिए और वहां से चली गई। चंपकलाल को लीला पर पूरा यकीन था और उसको सारे सोने का बराबर पैसा दे दिया। चंपकलाल ने अपनी पत्नी सरस्वती को सब बताया। वह अपनी पत्नी को दुकान पर ले गया सारा सोना दिखाने के लिए। सरस्वती इतना सोना देखकर खुश हो गई, पर उसको लीला के अलग से दिए गए सोने में और बाकी के सोने में कुछ अंतर दिखा। अब सरस्वती को शक होने लगा। असली सोना और नकली सोना बाजू में रखकर देखने पर उसमें अंतर नजर आ रहा था। आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगा? क्या गड़बड़? जो सोना हमारे दुकान में है उसमें और लीला के सोने में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। रंग थोड़ा अलग है ना? हाँ सही, पर ये बहुत सालों से कुएं में था ना, शायद इसीलिए। अगर ये कुएं में था तो ये सोना पुराना लगना चाहिए ना, इतनी चमक क्यों है इसमें? इधर लाने से पहले इसको अच्छे से साफ किया होगा ना। अच्छा ठीक है, आपने सोने को लेने से पहले जांचा है ना? हाँ, उसने खुद थोड़ा सोना दिया जांचने के लिए। उसने मुझे एक भगवान की मूर्ति, एक छोटा सा मटका और एक हार दिया था। उसने मुझे बाकी के खजाने को भी जांचने को कहा। मैं इतना खुश था कि मैंने बाकी का सोना जांचना जरूरी नहीं समझा। आपने यही गलती की। वो 3 चीजें मुझे जरा दिखाइए। चंपकलाल ने लीला के अलग से दिए हुए 3 चीजों को लाया। सरस्वती ने तीनों को जांचा। जैसे चंपकलाल ने कहा था, ये 3 असली सोने के थे। लेकिन जब सरस्वती ने बाकी के खजाने को जांचा तो सब कुछ नकली निकला। देखा, उसने आपको ठगाया है। किसी पर भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। ओह, अब क्या करे सरस्वती? कहते हैं कि कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। मेरे पास एक योजना है, चलिए। दोनों ने खजाने का संदूक लिया और अपने घोड़े पर रखकर निकल गए। रास्ते में उनकी मुलाकात सरस्वती के भाई श्याम से हुई। सरस्वती ने अपने भाई को सब कुछ बताया और फिर तीनों मिलकर लीला के घर गए। लीला तीनों को उसके घर की ओर आते हुए देखकर घबरा गई कि कहीं इनको पता तो नहीं चल गया। जो भी हो, मुझे इस परिस्थिति से निकलना ही पड़ेगा। लीला जी, ये मेरा देवर है श्यामलाल। जी नमस्ते। लीला जी, ये सारा सोना खरीदना चाहता है और पैसे भी लाए हैं, तो ये आपसे सारा सोना लेगा और फिर आपको पैसे दे देगा।
अच्छा, तो आप चाहते हो कि मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूं और श्यामलाल मुझे पैसे देगा, है ना? ठीक ठीक। लीला ने सारे पैसे चंपकलाल को वापस कर दिया। उन्होंने लीला को सोना वापस किया और पैसे लेकर तुरंत वहां से चले गए। श्यामलाल जी, आप ये सारा सोना ले लो और मुझे पैसे दे दो। हाँ जी जरूर, मैं आपको दे दूंगा, पर पहले मैं इन सब को जांच लूं और फिर मैं आपको केवल असली सोने का पैसा दूंगा। श्याम की बातें सुनकर लीला को शक हो गया। श्याम सोने को जांचने लगा। सिर्फ वो 3 चीजें असली थे और बाकी के। इसी दौरान चंपकलाल ने ग्राम प्रधान को लेकर लीला के घर आ पहुंचा। उसने सबको बताया कि कैसे लीला ने उसको धोखा दिया और श्यामलाल ने भी गवाही दी और सबूत भी दिखाया। अंत में लीला को अपने कर्मों के लिए दंड दिया गया। जो आप पर विश्वास करता है उसको कभी भी धोखा नहीं दे। किसी भी मुश्किल परिस्थिति से होशियारी से निकल सकते हैं। मिठाई वाला। मिथुन सागर नामक एक नगर में था एक मशहूर मिठाई की दुकान, किसान वाला मिठाई। दुकान का मालिक था रणवीर अग्रवाल। रणवीर अपने बेटे केतन से बहुत प्यार करता था। केतन के साथ एक और लड़का था, शंतन। शंतन अंजया का बेटा था जो रणवीर के लिए काम करता था। अब शंतन तो केतन का सगा भाई तो नहीं था, पर दोनों को रणवीर ने साथ साथ बड़ा किया। केतन ने अपनी पढ़ाई जारी रखा, पर शंतन पढ़ाई छोड़कर मिठाई की दुकान पर काम करने लगा। कुछ महीनों बाद केतन ने भी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया। शंतन दुकान में ही काम कर रहा था और केतन ने बाकी पाठ्यक्रमों में जमा हो गया, जैसे कि मुक्केबाजी, घुड़सवारी, कराटे और बहुत कुछ। बहुत सालों तक केतन संघर्ष करता रहा, पर वह हर किसी में असफल रहा। इसी प्रकार कई साल गुजर गए और केतन किसी भी चीज में सफलता नहीं प्राप्त की। दूसरी ओर शंतन दुकान में काम करके स्वादिष्ट मिठाई बनाना सीख लिया। उसने बहुत मिठाई बेचा और किसान वाला मिठाई को और भी मशहूर बना दिया। उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई और उसने दुकान की अच्छी देखभाल की। रणवीर ने दोनों लड़कों को ध्यान से देखा और फिर एक दिन केतन को अपने पास बुलाया। केतन, तुमने 12 साल बिताए कई पाठ्यक्रमों को सीखने में, पर तुमने कुछ नहीं सीखा। कम से कम दुकान के कैश काउंटर को जाकर संभालो, कुछ ना कुछ तो वहाँ सीख जाओगे। ये सुनकर केतन बहुत खुश हो गया। उसको ऐसा लगा जैसे पूरी दुकान उसी की है और हर एक जिम्मेदारी भी उसी की। अगले दिन केतन दुकान पर गया, अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझकर। दुकान पर उसने देखा कि शंतन सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रहा था। किसी ने केतन को भाव ही नहीं दिया और केवल शंतन की बात ही सुन रहे थे। केतन को जलन होने लगी और उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। दिन समाप्त होने के बाद जब शंतन काम करने वालों को तनख्वाह दे रहा था, तब केतन बीच में आया और उसके हाथ से पैसे छीन लिए। ये मेरी दुकान है और अब से पैसे मैं ही संभालूंगा। उठो यहाँ से और जाओ। शंतन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। केतन अब काम करने वालों को पूरी तनख्वाह देने के बजाय आधा ही देने लगा। दुकान के लोगों को निकालकर दूसरे काम वालों को ले आया, जिनको मिठाई बनाने के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। शंतन ये देखकर केतन के पास गया और बोला, अगर तुम ऐसे कर्मी को काम पे रखोगे तो हम अच्छी मिठाई कैसे बना पाएंगे?
मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुमको पसंद नहीं तो तुम इस दुकान को छोड़कर जा सकते हो। ये सुनकर शंतन दुकान जाना बंद कर दिया। जब रणवीर ने शंतन को घर पर ही देखा तो वो हैरान रह गया। रणवीर जानना चाहता था कि हुआ क्या, पर शंतन उसको कुछ नहीं बोल रहा था। अंत में रणवीर को पता चल ही गया कि उसकी दुकान पर हो क्या रहा था। रणवीर ने देखा कि उसका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा था। सब लोग उसके बारे में बुरा बात कर रहे थे और रणवीर को ये बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन रणवीर ने दोनों लड़कों को अपने पास बुलाया। रणवीर ने लड़कों से पूछा कि क्या हो रहा है। शंतन ने अपनी बात बोली, पर केतन अपनी गलती मान ही नहीं रहा था। रणवीर को पता था कि गलत कौन था। वो जानता था कि शंतन की वजह से ही दुकान का अच्छा नाम बना था। अंत में रणवीर ने शंतन को दुकान का मालिक बना दिया। ये देखकर केतन और भी नाराज हो गया। पिताजी, आपने ये ठीक नहीं किया। तुम किसी काम के लायक नहीं हो और उसके ऊपर तुम इतनी ईर्ष्या और गुस्सा दिखाते हो। इस तरह तुम एक अच्छा जीवन नहीं बिता सकते। तुम मेरी एक ही औलाद हो और मैंने 12 साल इंतजार किया तुम में बदलाव देखने के लिए, पर तुम इतने लापरवाह बन गए। अब तुम जो भी कहो, मैं निर्णय ले चुका हूँ। केतन घर छोड़कर चला गया और शंतन ने दुकान की सारी जिम्मेदारी ले ली और उसको फिर से अच्छे से चलाने लगा। बहुत दिन बीत गए और केतन को बाहर भी कोई नौकरी नहीं मिली। घर वापस आकर उसने अपने पिता से माफी मांगा। रणवीर ने केतन को माफ कर दिया और उसको शंतन का सहायक बनाया। कुछ ही समय बाद केतन ने शंतन से बहुत कुछ सीख लिया। दोनों भाइयों की तरह रहने लगे, एक दूसरे की सहायता करते हुए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कोई भी काम अगर मन लगाकर करोगे तो अवश्य सफल होंगे। एक बार एक गांव में कृष्णा नामक व्यक्ति रहता था। हर रोज वह दूध से घी बनाया करता था और अपने गांव के बाजार में बेचता था। यही थी उसकी रोजी रोटी कमाने का जरिया। अपने शुद्ध और मजेदार घी के लिए कृष्णा बहुत मशहूर था। घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो, घी ले लो। एक दिन एक मिठाई वाला सुंदर ने कृष्णा को बुलाया और 1 किलो घी के लिए मांगा। कृष्णा गया उसके पास। कृष्णा भाई, मुझे 1 किलो घी चाहिए। कृष्णा घी को तोलने लगा। जब सुंदर ने देखा कि घी कितना शुद्ध था तो वह अपने आप को रोक ही नहीं पाया। सुंदर ने और घी लेने का निर्णय लिया। रुको कृष्णा, मुझे तुम 1 नहीं 2 किलो घी दे देना। पता नहीं बाद में बचेगा या नहीं। तुम्हारा घी सबसे शुद्ध है और मुझे स्वादिष्ट मिठाई बनाने में मदद करता है। ओ बढ़िया जी, धन्यवाद सुंदर साहब। ये लो आपके 2 किलो घी। सुंदर ने खुशी से घी लिया और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे कृष्णा चलता गया, गांव के लोग उसको एक एक करके घी खरीदने बुला रहे थे। दोपहर तक सारी घी बिक चुकी थी क्योंकि वो घी था ही इतना स्वादिष्ट। अपनी कमाई लेकर कृष्णा अपने भाई कुशल के पास दूध खरीदने गया ताकि वह अगले दिन के लिए और घी बना सके। हर रोज कुशल देखता था कि उसका भाई बहुत घी बेचकर अच्छा पैसा कमा रहा था और उसका कारोबार दिन पे दिन और भी ज्यादा बढ़ने लगा। भाई,
मुझे 5 लीटर दूध चाहिए घी बनाने के लिए। ओह, अभी तो मेरे पास नहीं है 5 लीटर। क्यों ना तुम शाम को आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बाजू में रखूंगा। कृष्णा के निकलने के बाद कुशल की पत्नी उसके लिए पानी लेके आई। देखा कमला, कृष्णा की तो किस्मत ही बदल रही है। दोपहर में ही इसने सारी घी बेच डाली और दूध के लिए वापस आया था। आप सारा दूध इनको ही दे देते हो ना, क्यों ना इस बार आप दूध में थोड़ा सा पानी मिला के दो, इस तरह हम भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कुशल ने अपनी पत्नी की बात मान ली और शाम को जब वह गाय से दूध निकालने गया तो उसने दूध में पानी डालकर कृष्णा के लिए बाजू में रखा। अब कुशल रोज यही करने लगा। धीरे धीरे वह पानी की मात्रा और भी बढ़ाने लगा। अब कृष्णा इस बात से अनजान समझ नहीं पाया कि उसकी घी की शुद्धता दिन पे दिन कम क्यों होती जा रही। इस वजह से उसके बहुत सारे ग्राहक भी कम होते गए। अब कृष्णा दूध की गुणवत्ता को जांचना चाहता था, तो उसने दही जमाया। जब दही जमा तो उसने ऊपर इतना सारा पानी देखा। शायद गाय की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए अच्छा दूध नहीं दे रही होगी। मैं कुशल को ये बात बोलता हूँ। जब कृष्णा कुशल के घर गया तो उसने अपने भाई और उसकी पत्नी को दूध में पानी मिलाते हुए देख लिया। अब उसको समझ आ गया कि उसकी घी की शुद्धता इतनी कम क्यों हो गई थी। ना जानते हुए कि वह क्या करे और बिना कुछ कहे कृष्णा वहां से निराश होकर चला गया। अब कृष्णा ने अपनी कमाई से 2 गाय खरीदे और खुद दूध निकालना शुरू किया। अब फिर से कृष्णा अच्छी वाली शुद्ध घी बनाने लगा। कृष्णा ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली जहाँ पे वो शुद्ध देसी घी बेचने लगा। उसी समय सुंदर उसके पास आया और बोला, हाय कृष्णा, पिछले कुछ दिनों से घी कुछ ठीक नहीं है। मेरे मिठाइयों के लिए अच्छे ग्राहक थे, केवल आपकी शुद्ध घी की वजह से। उम्मीद है अब आप अच्छा घी बना रहे हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्राहक वापस आ जाए। आप ये 2 गाय देख रहे हो, ये मैंने ही लाए हैं अब खुद दूध निकालने। अब से मैं ही दूध निकाल रहा हूँ, तो आज से घी भी सबसे बढ़िया मिलेगी। जैसे दिन बीतते गए, अब कृष्णा से और लोग घी खरीदने लगे। कुछ ही दिनों में कृष्णा ने और गाय खरीदे। उसने कुछ नौकरों को अपनी दुकान पर काम पे भी लगाया, हाथ बटाने के लिए। अंततः कृष्णा काफी अमीर बन गया और ईमानदारी से अपना कारोबार चला रहा था। इसी दौरान कुशल, जिसने अपने ही भाई की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश की, गांव में अपने मिलावटी दूध के लिए पकड़ा गया। अब कुशल दूध भी नहीं बेच पाया और जल्द नुकसान में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। कुशल को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने भाई से माफी मांगने गया। उसने कृष्णा से भीख मांगी माफी के लिए और नौकरी के लिए, ताकि वह अपने कर्जों को चुका सके। दयालु कृष्णा ने तुरंत अपने भाई को क्षमा कर दिया और गायों और कामगार की देखरेख के लिए काम दे दिया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि दिल से माफी मांगने वाले को माफ कर देना चाहिए और हमेशा एक अच्छी प्रतिष्ठा रखनी चाहिए।